हेलो एवरीवन, वेलकम टू होमियोस टू चैनल। आज मैं फिर से आप सभी के सामने एफोरिज्म सीरीज़ के साथ प्रेजेंट हूँ। 1-2 एफोरिज्म मैंने पढ़ाया, पर क्योंकि मैं खुद भी सेकेंड ईयर बीएचएमएस की स्टूडेंट हूँ और मैं लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से अपना सेकेंड ईयर बीएचएमएस कंटिन्यू कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि सेकेंड ईयर के सिलेबस को भी थोड़ा मैं करते चलूँ, जिससे मेरा भी रिवाइज होता रहेगा और सेकेंड ईयर के बच्चों को भी थोड़ा फ़ायदा होगा। तो मैंने मतलब हमारे सिलेबस में 71 एफोरिज्म से भी स्टार्ट है, तो हम 71 और 72 आज देखेंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय होमियोस टू चैनल, ताकि मैं आप तक अपनी ये वीडियो ऐसे ही लाती रहूँ। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं, चलिए देखते हैं। एफोरिज्म 71 में है 3 पॉइंट्स नेसेसरी टू क्योर। मतलब अगर तुमसे इंडिविजुअली कोई पूछे एफोरिज्म 71 क्या है, तो आप बता सकते हो कि 3 पॉइंट्स जो क्योर के लिए ज़रूरी होते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो एफोरिज्म 71 में लिखा है, एज इट इज़ नाउ नो लॉन्गर अ मैटर ऑफ डाउट दैट द डिजीज ऑफ मैनकाइंड कंसिस्ट मेयरली ऑफ ग्रुप ऑफ सर्टेन सिम्टम्स एंड मे बी एनहिलेटेड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू हेल्थ बाय मेडिसिनल। इसके आगे दूसरे स्लाइड में है, पहले हम इन्हीं लाइन्स को देख लेते हैं। यहाँ पे हैनीमैन कहते हैं कि डाउट का कोई मैटर ही नहीं है, आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए कि डिज़ीज़ क्या है। डिज़ीज़ बस केवल बहुत से मतलब सर्टेन सिम्टम्स का ग्रुप होता है, मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम को हम डिज़ीज़ कहते हैं, ठीक है, जिसको आराम से हम एनिलीट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हेल्दी स्टेट में पेशेंट को बाय मेडिसिनल सब्सटेंस। सब्सटेंस जो है वो दूसरे पेज पे है, तो मैंने यहीं पे आपको बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं आगे। आगे की लाइन में है, बट ओनली बाई सच आर केपेबल ऑफ आर्टिफिशियली प्रोड्यूसिंग सिमिलर मॉर्बिड सिम्टम एंड सच इज़ द प्रोसेस इन ऑल जेन्यून क्योर्स। देखिए, अगर आपको इसमें दिख नहीं रहा है प्रॉपर, तो आप अपने ऑर्गेनन की मेडिसिन, मतलब अपने ऑर्गेनन की जो आरी डजन है, ठीक है, उसको लेके बैठें ताकि आपको क्लियर हो पाए। तो इन लाइन्स का क्या मतलब है कि मेडिसिनल सब्सटेंस से हम उसके मतलब जो भी ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं, डिजीज़ हैं, उनको हम एनिलीट कर सकते हैं, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसको हेल्दी स्टेट में। लेकिन कैसे? मेडिसिनल सब्सटेंस को दे करके, लेकिन ऐसे मेडिसिनल सब्सटेंस को दे करके जिसके पास ये कैपेबिलिटी हो कि वो आर्टिफिशियल तरीके से सेम, मतलब सिमिलर मॉर्बिड सिम्टम लिखा है ना, तो सेम जो मॉर्बिड सिम्टम यानी कि जो भी सिम्टम एक डिजीज़ पर्सन या सिक की बॉडी में आ रही है, सेम वैसा ही सिम्टम आर्टिफिशियली अगर वो एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में क्रिएट कर सकता है वो मेडिसिन, तो उस मेडिसिन को हम आराम से यूज़ करके ग्रुप ऑफ जो भी सिम्टम्स हैं जिसे हम डिजीज़ कहते हैं हैनीमैन के हिसाब से, उन्हें आराम से रिमूव कर सकते हैं। एंड सच इज़ द प्रोसेस इज़ ऑल जेन्युइन क्योर। मतलब कि इसमें हैनीमैन कहते हैं कि जितने भी जेन्युइन क्योर होते हैं, मतलब रियल क्योर होते हैं, हेल्दी स्टेट में वापस से लाना होता है पेशेंट को, उन सब में ये क्राइटेरिया फॉलो होती है, ठीक है, मेडिसिन को लेकर के। और मतलब जो सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर पे बेस्ड है कि मतलब जो एक मेडिसिन सिक पर्सन में जो सिम्टम्स हैं, वैसा अगर वो हेल्दी स्टेट, मतलब हेल्दी स्टेट का पर्सन है, अगर उसमें भी क्रिएट कर पा रही है, तो उस सिक पर्सन का बीमारी वो ठीक कर सकती है। आगे लिखा है, हेंस द ऑपरेशन ऑफ क्योरिंग इज़ कम्प्रोमाइज्ड इन द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स, ठीक है। मतलब कि इसीलिए मतलब हैनीमैन कहते हैं कि अगर क्योर करना है, क्योर को ऑपरेट करना है पेशेंट की बॉडी में, तो 3 पॉइंट की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, 3 पॉइंट को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट है, यहाँ देखो 3 पॉइंट दिया हुआ है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसमें पहला पॉइंट है, हाउ इज़ द फिजिशियन टू असर्टेन व्हाट इज़ नेसेसरी टू बी इन ऑर्डर टू क्योर द डिजीज़। यहाँ पे 3 चीज़ें क्वेश्चन फॉर्म में दी हैं, पर पहला है इसमें कि मतलब फिजिशियन को क्या नेसेसिटी है, मतलब फिजिशियन को क्या पता होना चाहिए जिससे कि वो क्योर कर सके प्रॉपर तरीके से डिज़ीज़ को। इस यहाँ पे मतलब बेसिकली हैनीमैन ये कहना चाहते हैं कि क्या वो चीज़ें हैं, मतलब क्या वो इन्फॉर्मेशंस है पेशेंट के बारे में जो कि फिजिशियन को पता होना चाहिए, जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से डिज़ीज़ को क्योर कर सके। जैसे फिजिशियन को उसका मेंटल सिम्टम पता होना चाहिए, उसका फिज़िकल सिम्टम, उसकी मोडालिटीज़ की, मतलब किस चीज़ से आराम है, किस चीज़ से दिक्कत है, उसको हर एक पहलू से पेशेंट के गुज़रना होगा, हर चीज़ पेशेंट का पता होगा, तभी वो प्रॉपर तरीके से पेशेंट को क्योर कर पाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट लाइन में है सेकेंड पॉइंट कि हाउ इज़ ही टू गेन अ नॉलेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट अडॉप्टेड फॉर द क्योर ऑफ नेचुरल डिजीज द पैथोजेनेटिक पावर ऑफ द मेडिसिन। यहाँ पे हनीमैन कहते हैं कि दूसरा मतलब जो इन्होंने क्वेश्चन फॉर्म में फिर से दिया हुआ है, उन्होंने बताया है कि दूसरी चीज़ इनको मतलब इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे किसको कहा गया है? मेडिसिन को कहा गया है, जो हम यूज़ करके सिक को ठीक करेंगे। ठीक है, ये हनीमैन यही कहते हैं कि मतलब जो फिजिशियन है उसको प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज यानी मेडिसिन की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि वो नेचुरल डिजीज जो पेशेंट की है उसको क्योर कर सके। ठीक है, उसको मेडिसिन का पैथोजेनेटिक पावर पता होना चाहिए, मतलब पैथोजेनेसिस क्या है, किस चीज़ पे पेशेंट के वो काम करेगी, कैसे काम करेगी, उसको सब कुछ की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर लास्ट है थर्ड पॉइंट, व्हाट इज़ द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ एम्प्लॉइंग दीज आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट्स, जिसे ब्रैकेट में मेडिसिन भी लिखा गया है, फॉर द क्योर ऑफ नेचुरल डिजीज़। इसका मतलब है कि बस मेडिसिन के बारे में जान लेना, पेशेंट के बारे में जान लेने से कुछ नहीं होगा। पेशेंट मतलब जो तुम्हारा फिजिशियन है उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना, एम्प्लॉय करना भी मेडिसिन को आना चाहिए। आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट यहाँ किसको कहा गया है? मेडिसिन को कहा गया है। क्यों कहा गया है आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट? इसे क्यों कहा गया है मेडिसिन को? क्योंकि ये एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में वो सेम सिम्टम्स जो एक सिक पर्सन की बॉडी में है उसे आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हनीमैन यही कहते हैं कि बस तुम्हें फिजिशियन को बस मतलब पेशेंट के बारे में जान लो और मेडिसिन के बारे में जान लो, इससे कुछ नहीं होता। जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मेडिसिन को देना भी आना चाहिए। देने का क्या मतलब है? जैसे आप किस पोटेंसी में उसको दे रहे हो मेडिसिन को, ठीक है, कितने डोजेज में दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, ठीक है, किस स्टेट में दे रहे हो, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, किस फॉर्म में, कितनी बार उसको खाना है, कितना रिपीटिशन होगा, ये सब का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका वाइवा होता है तो मे बी वो आपसे पूछ सकते हैं, जैसे इस एफोरिज्म से कैसे क्वेश्चन राइज हो सकता है, जैसे ये सब क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं कि भैया क्या है एफोरिज्म बता दो, है ना, ये सब चीज़ें, या 3 पॉइंट क्या नेसेसरी हैं ये पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट किसको कहा गया है, या पूछ सकते हैं कि अगर मेडिसिन को कहा गया है तो किस एफोरिज्म में कहा गया है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट किसको कहा गया है, ठीक है, किस एफोरिज्म में कहा गया है। ठीक है, आर्टिफिशियल मॉर्बिड सिम्टम क्या है बताओ। ठीक है, फिर पूछ सकते हैं तुम्हारे हिसाब से डिजीज़ क्या है, या पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा एफोरिज्म है जहाँ पे ग्रुप ऑफ सिम्टम को डिजीज़ कहा गया है। ठीक है, या फिर डिजीज़ 71 एफोरिज्म में कैसे बताया गया है, तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है। मैंने आपकी थियोरी की क्वेश्चंस को भी पढ़ा दिया, ठीक है, और अगर वाइवा में भी कुछ पूछते हैं तो वो भी मैंने आपको बता दिया, तो अब आप इस एफोरिज्म को अच्छे से पढ़ लेना। तो एफोरिज्म 72 पे, जो कि है एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज़। यहाँ पे बेसिकली हम इनकी डेफिनेशंस को देखेंगे। तो इसमें बेसिकली हनीमैन ने 2 डेफिनेशन दिया है एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़ का। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखना। सबसे पहले लिखा है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट पॉइंट द फॉलोइंग विल सर्व एज अ जनरल प्रिलिमिनरी व्यू। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ से देखो डेफिनेशन शुरू होने वाली है एक्यूट डिजीज़ की, ठीक है, जिसको आप याद कर लेना, अगर याद कर सकते हो तो। मे बी वाइवा वगैरह में पूछते हैं एक्यूट डिजीज़ का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू 72 एफोरिज्म बताओ, ठीक है, या फिर एक्यूट डिजीज़ का ऐसे ही पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अगर याद हो पाए तो याद कर लेना, वरना देखो आगे। The disease to which man is liable are either rapid morbid process of abnormally deranged vital force, which have tendency to finish their course more or less quickly but always in a moderate time. These are termed as acute disease. So मतलब अपनी पूरी लाइफ के दौरान जो पर्सन है, एक मैन है, वो 2 डिजीज़ के थ्रू गो थ्रू करता है। या तो ऐसी डिजीज़ होगी जो बहुत ज़्यादा रैपिड होगी, मॉर्बिड प्रोसेस होगी, यानी कि ऑल्टर कर देगी हेल्दी वर्जन को, ठीक है, और एबनॉर्मली क्या करेगी, डिरेंज करेगी वाइटल फोर्स को, जिसकी टेंडेंसी होगी कि वो अपने कोर्स जल्द से जल्द ख़त्म करे। मतलब वो अगर डिजीज़ होगी ये एक्यूट डिजीज़ तो कम से कम टाइम में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, लिखा है ना आगे, बट ऑलवेज इन अ मॉडरेट टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगेगा, विद इन अ वीक, है ना, 10 दिन ऐसे करके मतलब में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, या तो डेथ होगी या फिर रिकवरी होगी, इसे हम कहते हैं एक्यूट डिजीज़। नेक्स्ट है, अब यहाँ से स्टार्ट होती है और दे आर से, ये स्टार्ट हो रही है क्रोनिक डिजीज़ की डेफिनेशन। और दे आर द डिजीज़ ऑफ सच कैरेक्टर, मतलब क्रोनिक डिजीज़ भी हो सकती है, उसको ऐसी डिजीज़ हो सकती है, मतलब या तो एक्यूट डिजीज़ हो सकती है या फिर ऐसी डिजीज़ हो सकती है जिसका कैरेक्टर कैसा है, विथ स्मॉल ऑफन इम्परसेप्टिबल बिगनिंग, मतलब कि छोटा जो है, छोटे बिगनिंग के साथ स्टार्ट कर सकती है, मतलब थोड़ा थोड़ा आपको सिम्टम थोड़ा बहुत फील होगा। ठीक है, फिर डायनामिकली डिरेंज करने लगेगी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को, धीरे धीरे मतलब बदलाव आने लगेगा। हर एक क्रोनिक डिजीज़ जो है अपने तरीके से पैक्यूलियर मैनर में जो है चेंजेस को करती है। देखो लिखा है ना, ईच इन इट्स ओन पैक्यूलियर मैनर। ठीक है, एंड कॉज इट ग्रेजुअली टू डेविएट फ्रॉम हेल्दी कंडीशन,
मतलब पेशेंट को धीरे धीरे उसके हेल्दी स्टेट से डेविएट करने लगेगी, ग्रेजुअली मतलब स्लो, ठीक है, धीरे धीरे डेविएट करने लगेगी हेल्दी कंडीशन से, इन सच अ वे दैट द ऑटोमेटिक लाइफ एनर्जी कॉल्ड वाइटल फोर्स, इस तरीके से करेगी कि जो ऑटोमेटिक लाइफ एनर्जी वाइटल फोर्स है ना, यहाँ पे ऑटोमेटिक लाइफ एनर्जी किसको कहा गया है, वाइटल फोर्स को। तो जो वाइटल फोर्स है हुज ऑफिस इज टू प्रिजर्व द हेल्थ, जिसका काम क्या है कि वो हेल्थ को प्रिजर्व करके रखे, पर ओनली अपोजेस टू देम, मतलब वाइटल फोर्स कोशिश तो करेगी उन्हें अपोज करने की, पर कब कर पाएगी केवल अपोज, जब वो कमेंसमेंट होगा, यानी जब ये क्रोनिक डिजीज स्टार्ट होगी तब ही बस केवल वाइटल फोर्स उसे अपोज कर पाएगी, ठीक है, इन चेंजेस को अपोज करेगी कि मतलब ना हो। एंड ड्यूरिंग देयर प्रोग्रेस, लेकिन जब इनका प्रोग्रेस मतलब प्रोग्रेस के दौरान भी कोशिश करेगी करने की, ठीक है, लेकिन जब वो करेगी प्रोग्रेस के दौरान तो कैसा उसका रिजल्ट आएगा, बहुत ही इम्परफेक्ट रहेगा, ठीक है, अनसुटेबल, यूजलेस, रेजिस्टेंट, मतलब जो भी वो प्रयास कर रहा है वो उतना सफल उसमें नहीं हो पाएगा जब वो अपना प्रोग्रेस में रहेगा। बट इज़ अनेबल ऑफ इट सेल्फ टू एक्सटिंग्यूज देम, एट लास्ट मतलब वो उसे एक्सटिंग्यूज नहीं कर पाएगा, रिमूव नहीं कर पाएगा, बट मस्ट हेल्पलेसली सफ़र, मतलब बहुत ज़्यादा जो बॉडी है वो सफ़र करेगी, वाइटल फोर्स सफ़र करेगा, ठीक है, और फिर ये बॉडी में स्प्रेड करने लगेगी, एंड इट सेल्फ टू बी एवरी मोर एंड मोर एबनॉर्मली डिरेंज, मतलब दिन ब दिन ये और भी ज़्यादा एबनॉर्मल तरीके से डिरेंज होता जाएगा, ठीक है, पर्सन, अनटिल एट द लेंथ द ऑर्गेनिज्म इज़ डिस्ट्रॉय, जब तक कि उसकी लाइफ ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ कहा गया है कि मतलब वाइटल फोर्स कोशिश करेगा शुरू में और प्रोग्रेस के दौरान भी, पर फिर धीरे धीरे वो असफल होने लगेगा और बॉडी में डिजीज़ फैलती जाएगी और फिर एट द कॉस्ट ऑफ हिज लाइफ, एट दी एंड जो है वो पर्सन क्या होगा, वो डेथ कर जाएगा, ठीक है, वाइटल फोर्स उतना कुछ कर नहीं पाएगा। नेक्स्ट है दीज आर टर्म्ड एज क्रोनिक डिजीज़, इन्हीं को हम क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं। दीज आर कॉज बाय डायनेमिक इन्फेक्शन विथ क्रोनिक मियाज़म, मतलब इन्फेक्शन ऐसा डायनेमिक इन्फेक्शन के थ्रू ये होता है जिसमें क्या है, क्रोनिक मियाज़म है, ठीक है, कौन सा मियाज़म है, क्रोनिक मियाज़म की वजह से ये होता है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई होम्योपैथी चैनल, और ऐसे ही मेरे वीडियो को प्यार देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।